अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अजमल ख़ान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल ख़ान देख रहे हैं। तहसीलदार का इंटरव्यू हो या नायब तहसीलदार की सीट का इंटरव्यू हो, जहां कैंडिडेट का नाम, उसकी कास्ट, उसकी एजुकेशनल प्रोफाइल और उसका जो टाउन, उसकी तहसील, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसकी प्रोविंस, उसकी कंट्री के बारे में और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जहां सवालात होते हैं, वहाँ जो इंटरव्यू पैनल होता है वो रेवेन्यू के हवाले से भी कुछ टर्म्स जरूर पूछता है। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है कि एस्टेट क्या होती है, थल्ला किसे कहते हैं, वाजिबुल अर्ज से क्या मुराद है, वारिस कौन होता है, जमींदार कौन होता है, तहसील किसे कहते हैं और सेहद्दा, सेहद्दा से क्या मुराद है, शजरा नसब क्या चीज होती है, शजरा किसे कहते हैं, शजरा किश्तवार और शजरा नसब में फर्क क्या है, सरसाही किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि खसरा गिरदावरी से क्या मुराद है, महाल किसे कहते हैं, माल किसे कहते हैं, महाल और माल में क्या फर्क है, मिसले हकीयत क्या होती है, लुंगी किसे कहते हैं और लंबरदार कौन होता है, खेवट और खतूनी में क्या फर्क है, खेवट क्या होती है, खतूनी क्या होती है, और परगाना क्या होता है। इसी तरह खरीफ और रबी में क्या फ़र्क है। ये कुछ टर्म्स हैं, मैं अपने इस लेक्चर में इन टर्म्स के ऊपर बात करूंगा। और इसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 चूंकि एक बुनियादी कानून है जो कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के जो एग्ज़ाम होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड जो पेपर होता है लॉ का, उसमें 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके हवाले से पूछा जा सकता है कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 ये कब पास हुआ, इसके नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। ये पूछा जा सकता है कि चैप्टर नंबर 1 जो लैंड रेवेन्यू एक्ट का है उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट का वो किन चीज़ों के साथ डील करता है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो किस चीज़ के साथ डील करता है, चैप्टर नंबर 4 जो है वो किस चीज़ के साथ डील करता है, चैप्टर 5 और जो चैप्टर नंबर 6 मिसाल के तौर पे मैं ये वो चीज़ें बताई हैं मैंने जो मैं इस लेक्चर में कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि एस्टेट से क्या मुराद है, तो एस्टेट एक डिमार्केटेड एरिया ऑफ लैंड होता है, एक यानी कि एक मखसूस इलाका, एक मखसूस ज़मीन होती है जिसकी डिमार्केशन हुई पड़ी होती है। और अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट की अगर हम बात करें तो उसका सेक्शन 4 जो है जिसमें डेफिनेशंस है, उसमें सेक्शन 4 सब सेक्शन 9, 4 ब्रैकेट में 9 जो है वो सेक्शन 4, चूंकि उसमें डेफिनेशंस हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में, और उसका सब सेक्शन जो 9 है वो बताता है कि एस्टेट क्या है, कि ये एक स्पेसिफिक लैंड का एरिया है जिसके लिए जिसके अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं, जिसकी अपनी लैंड रेवेन्यू असेसमेंट होती है और जिसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो किसी जर्नल रूल के जरिए या स्पेशल रूल के जरिए उसके बारे में क्या करता है, उसको डिक्लेयर करता है कि ये एस्टेट है। तो एस्टेट एक मौजा, एक इलाका, एक लैंड, एक डिमार्केटेड लैंड होती है जिसके अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं, जिसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थ्रू जनरल रूल और थ्रू स्पेशल रूल डिसाइड कर देता है, डिक्लेयर करता है कि ये स्टेट है, या जिसका आप कह सकते हैं जिसकी अपनी लैंड रेवेन्यू असेसमेंट होती है। तो ये तो हो गया एस्टेट। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि थल्ला किसे कहते हैं। थल्ला सराइकी जुबान का एक वैसे लफ्ज़ है, आप लोग जानते होंगे कि थल्ला किसे कहते हैं, लेकिन लैंड रेवेन्यू एक्ट की अगर हम बात करें या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो ये किसी एस्टेट की जो सब डिवीजन होती है उसको हम थल्ला कहते हैं। यानी एक एरिया, एक महाल, एक जिला, सॉरी एक मौजा या एक एरिया जो है जिसको हम एस्टेट कह रहे हैं, जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कह दिया कि ये ज़मीन जो है, ये जो मखसूस एरिया है ये क्या है, एस्टेट है, उसकी जो सब डिवीजन है, उसका जो छोटा जो टुकड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, थल्ला। इसी तरह एक वर्ड है वाजिबुल अर्ज, ये भी एक टर्म अक्सर पूछी जाती है, चाहे नायब तहसीलदार का इंटरव्यू हो या तहसीलदार का इंटरव्यू हो। तो वाजिबुल अर्ज से मुराद ये होता है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पेपर, यानी एक विलेज के अंदर जितने भी मामलात हैं रेवेन्यू के, महकमा माल के, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पेपर होता है जिसको हम वाजिबुल अर्ज कहते हैं। वाजिब आपको पता है, जैसे हम इसको हम कहते हैं कोई पे करना, वाजिबुल अदा जैसे एक टर्म होती है। तो वाजिबुल अर्ज से मुराद ये है कि ये एक विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन का के हवाले से एक पेपर होता है, उसको हम कहते हैं वाजिबुल अर्ज, यानी कि ये एक पेपर होता है जिसके ऊपर एक विलेज के रेवेन्यू मैटर की एडमिनिस्ट्रेशन को डील किया जाता है। इसी तरह एक टर्म है वारिस। वारिस ऐसा शख्स होता है जो लैंड होल्डर होता है,
जिसने अपने पास जमीन रखी होती है, वो उसकी जमीन अपनी नहीं होती, लैंड होल्डर, यानी कि उसने लैंड को होल्ड किया होता है। इसी तरह एक इससे मिलती जुलती टर्म है, एक तो ये हो गया वारिस। वारिस हम कहते हैं लैंड होल्डर, जिसने लैंड अपने पास रखी हो। इससे जो अपोजिट एक टर्म है जिसको हम कहते हैं जमींदार। जमींदार कौन होता है? लैंड ओनर, यानी जमीन का जो मालिक होता है उसको जमींदार कहते हैं। और वो उसको हम इंग्लिश में लैंड ओनर कहते हैं। और अगर महकमा माल की लैंग्वेज में बात करें तो जमीन का जो मालिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? जमींदार। लेकिन जमींदार बाद का जमीन किसी को कहते हैं कि आप अपने पास रखें, या गवर्नमेंट कहती है कि ये ज़मीन अपने पास रखें और इसकी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करके हमें दें, या इस ज़मीन की हमने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करनी है तो ये उस वक्त तक गवर्नमेंट कहती है, या कलेक्टर कहता है, या डिप्टी कमिश्नर कह सकता है, कमिश्नर कह सकता है कि ये ज़मीन अपने पास रखें। तो जब किसी बंदे के पास ज़मीन पड़ी होती है कि उसने उस ज़मीन को इस्तेमाल करके उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंड होल्डर। इसी तरह एक टर्म होती है, जैसे जमींदार की मैंने बात कर दी, तहसील। तहसील किसे कहते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट की जो सब डिवीजन होती है उसको हम तहसील कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट है सरगोदा, या एक डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जाम्पल मंडी बहाउद्दीन, या डिस्ट्रिक्ट है डेरा गाजी खान या बहावलपुर। उस डिस्ट्रिक्ट की जो डिवीजन होगी, सब डिवीजन जो होगी, उसको हम क्या कहते हैं? तहसील। और जरूरी नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट की जो सब डिवीजन है वो तहसील ही होगी, एक ही तहसील होगी। दो तीन तहसीलें भी हो सकती हैं। तो एक सब डिवीजन के अंदर दो तीन तहसील हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक सब डिवीजन के अंदर एक तहसील लाजमी होती है। तो एक डिस्ट्रिक्ट की जो सब डिवीजन होती है उसको हम तहसील कहते हैं। इसी तरह एक टर्म है सिहद्दा। सिहद्दा एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जहां पे तीन विलेजेस, तीन जो गांव हैं, उनकी बाउंड्रीज आके मिलती हैं। से सहदा, सह कहते हैं तीन को, सहदा यानी कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर तीन गांव की जमीनें आके आपस में मिलती हैं, तो उसको हम सहदा कहते हैं। इसी तरह एक टर्म है शजरा नसब। शजरा कैसे हैं वैसे? मैप को या प्लान को। तो शजरा किश्तवार, शजरा नसब। तो अगर शजरा नसब की बात करें तो ये एक आप कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल ट्री होता है, जो कि एक विलेज के जितने भी लैंड ओनर्स होते हैं, लैंड ओनर के लिए हमने टर्म यूज की कि उनको हम कहते हैं जमीन के मालकान, यानी जमींदार। तो एक गांव के जितने भी जमीन के मालिक होते हैं, जो जमींदार होते हैं, उनकी आप कह सकते हैं कि उनका जियोलॉजिकल ट्री होता है। जियोलॉजिकल ट्री का मतलब ये है कि उनका शजरा होता है कि वो कौन कौन लोग हैं। शजरा आपको पता है एक प्लान को कहते हैं। शजरा नसब यानी कि वो कौन किसका बेटा था, वो जो था वो किसका बेटा था। तो ये एक शजरा नसब जो होता है, लेकिन वो शजरा नसब किन लोगों का होता है? काश्तकारों का नहीं होता, बल्कि वो शजरा नसब जो है वो जमींदारों का होता है, लैंड ओनर का होता है। एक गांव के जितने भी जमींदार होते हैं, लैंड ओनर होते हैं, उनका जो शजरा, उनका जो प्लान होता है, उनका जो मैप होता है, उसको हम कहते हैं शजरा नसब। इसी तरह एक वर्ड होता है शजरा किश्तवार, एक टर्म होती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो एक विलेज की जो फील्ड होती है उसका मैप जिसे हम कहते हैं, एक विलेज की जो फील्ड मैप होता है उसे हम कहते हैं शजरा किश्तवार। ये बड़ा बेढंगा किस्म का नक्शा होता है। तो एक विलेज के का की जो जो फील्ड होती है, एक विलेज में काफी सारी फील्ड हो सकती हैं वैसे। तो एक विलेज का जो फील्ड मैप होता है उसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं, महकमा माल की लैंग्वेज में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टर्म के अंदर कहते हैं कि ये है शजरा किश्तवार। शजरा मैंने बता दिया कि ये मैप या प्लान को कहते हैं। एक टर्म होता है सरसाही। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का अगर कलाम पढ़े तो न मैं रत्ती, न मैं मासा, न मैं सरसाई। यानी कि सरसाई का मतलब होता है एक मैयर ऑफ लैंड है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। एक जमीन की जो मेजरमेंट की जाती है, आपको पता है कि जमीन का मुरब्बा भी होता है, तहसील भी होती है, एकड़ भी होता है, कनाल भी होती है, मरला भी होता है, कान भी होता है। इसी तरह एक टर्म है सरसाई। तो ये एक आप कह सकते हैं मैयर ऑफ एरिया, एक एरिया की मेजरमेंट को हम कहते हैं सरसाई। और अगर हम बात करें, एक वर्ड होता है खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावरी का मतलब होता है हार्वेस्ट इंस्पेक्शन रजिस्टर। एक जमीन के अंदर कौन सी फसल उगाई गई, उसकी जब इंस्पेक्शन की जाती है कि वहां से कितनी फसलें उठी ताकि उससे हम टैक्स ले सके गवर्नमेंट के लिए। तो एक जो जो क्रॉप्स होती हैं उनकी जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, यानी जब लोग फसलें उठाते हैं किसान, या एक ज़मीन के अंदर जितने भी ज़मींदार होते हैं, या लैंड ओनर कह लें, लैंड होल्डर्स कह लें, या टेनेंट्स कह लें, तो वो जो ज़मीन की जो फसलें उगती हैं, उन फसलों की जब काश्तकारी होती है, फसलों की जब हार्वेस्टिंग होती है, थ्रेशर लगती है, जो ज़मीन यानी कि उस ज़मीन से जो फसल जब उठा रहा होता है किसान, तो या लैंड ओनर या लैंड होल्डर या आप कह सकते हैं टेनेंट, तो उस क्रॉप्स की इंस्पेक्शन करता है पटवारी या विलेज ऑफिसर, या जिसको हम रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। तो विलेज ऑफिसर जब उस क्रॉप की इंस्पेक्शन करता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसको हम कहते हैं खसरा गिरदावरी। और गिरदावरी कह सकते हैं इंस्पेक्शन को।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक गिरदावर बाकायदा एक ऑफिसर होता है, जिन्हें कि एक पटवारी जो होता है, पटवारी के ऊपर कानून गो और गिरदावर एक ऑफिसर होता है। तो गिरदावर का क्या काम होता है कि वो गिरदावरी करता है, इनके इंस्पेक्शन करता है। तो गिरदावर हम कह सकते हैं कि वो सुपरवाइजर होता है, तो वो जो काम करता है उसको गिरदावरी कहते हैं, यानी जो उसको हम सुपरविजन कह सकते हैं। तो एक गिरदावर का काम चूंकि सुपरवाइजरी होता है, इसलिए खसरा गिरदावरी का मतलब ये है कि ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें क्रॉप की हार्वेस्टिंग के सीजन में क्रॉप की इंस्पेक्शन जो होती है उसकी डिटेल लिखी जाती है। तो खसरा गिरदावरी की समझ आपको आ गई होगी। इस तरह एक टर्म है महाल। महाल कहते हैं एस्टेट के लिए एक वर्ड है, यानी कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह दे कि एक मखसूस डिमार्केटेड जो लैंड है उसको हम कहते हैं कि ये स्टेट है, जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, जिसका अपना जिसकी अपनी लैंड रेवेन्यू असेसमेंट होती है, जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने जनरल रूल या स्पेशल रूल के लिए कह देता है कि ये स्टेट है, तो स्टेट के लिए ही टर्म इस्तेमाल होता है महाल। और महाल के साथ साथ एक वर्ड मैंने बोला है मिसले हकीयत। मिसले हकीयत बेसिकली एक अगर हम लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1967 है उसके टर्म में बात करें, तो आप लोगों ने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का नाम सुना होगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अगर हम देखें तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के वैसे 15 चैप्टर हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, उसको चैप्टर 6 को कहते हैं रिकॉर्ड्स। यानी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो चैप्टर 6 है उसमें तमाम रिकॉर्ड्स को बताया गया है डिटेल में कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होते हैं, पीरियडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो वो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है जो सेक्शन 39 है वो डील करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को। और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए टर्म होती है मिसले हकीयत। और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स याद रखिएगा दो मौकों पे बनाया जाता है, लिखा जाता है, उसको क्राफ्ट किया जाता है। एक कंसोलिडेशन के वक्त और एक सेटलमेंट के वक्त। सेटलमेंट को हम हदबंदी कहते हैं और कंसोलिडेशन को हम कहते हैं इस्तेमाल। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को मिसले हकीयत, ये मिसल मीम से नहीं है, मीम सीन लाम मिसल है, मिसले हकीयत। तो हकीयत क्यों कहते हैं? हकीयत का मतलब ये है कि ये उनका हक होता है और ये परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट जो परमानेंट होता है उसी को हम कहते हैं मिसले हकीयत। और मिसल इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है। मिसल या रिकॉर्ड एक ही बात है। मिसले हकीयत यानी कि ये हकूक का एक मिसल, हकूक का ये एक डॉक्यूमेंट होता है, रजिस्टर होता है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर चैप्टर 6 में होता है और उसका सेक्शन होता है 39, और इसको हम कहते हैं मिसले हकीयत। सेक्शन 39 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और इसका दूसरा नाम क्या है उर्दू में या महकमा माल की लैंग्वेज में, आसान अल्फाज में इसको हम मिसले हकीयत कहते हैं। इंग्लिश में या लैंग्वेज लॉ के टर्म के अंदर इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, और ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। और इसमें खेवट और खतूनी और ये सब कुछ चीजें मेंशन होती है, और इसके 10 कॉलम्स होते हैं। अगर हम बात करें लुंगी, तो लुंगी क्या होती है? लुंगी बेसिकली फी पे की जाती है प्रोप्राइटर को व्हेन एंटरिंग पोजेशन ऑफ ऑन लैंड। यानी एक प्रोप्राइटर है, उसकी अपनी जमीन है, उसकी पोजेशन के ऊपर जब आप एंटर होते हैं और उसकी कुछ फी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लुंगी। इसी तरह एक टर्म है लंबरदार। लंबरदार आप लोगों ने, जो लोग देहातों में रहते हैं उन लोगों ने सुना होगा कि ये जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनके खानदान में से एक लंबरदार जो है गवर्नमेंट मुख्तस कर देती है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में महकमा जो रेवेन्यू है, यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, महकमा माल की लैंग्वेज में लंबरदार एक ऐसा ऑफिशियल होता है जो उस जमीन के अंदर, उस गांव के अंदर, उस एरिया के अंदर, उस एस्टेट के अंदर, उस माहौल के अंदर जमीन के जो मामलात होते हैं, रेवेन्यू की कलेक्शन हो गई, वहां पे कितने लोग फौत हुए, कितने लोग पैदा हुए, और वहां पे कौन कौन सी फसलें उग रही हैं, वहां पे हार्वेस्टिंग सीजन में क्या क्या हुआ, वहां पे कोई बारिशें अगर शदीद हुई हैं, कोई जालाबारी तो नहीं हुई, या वहां पे कोई मशहूर किस्म की या जो मूजी किस्म का कोई मर्ज तो नहीं फैल गया। तो जो लंबरदार होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल होता है, गवर्नमेंट उसको तैनात करती है। और लंबरदार को हम कह सकते हैं कि ये एक विलेज का हेडमैन होता है, उस गांव का सबसे बड़ा एक ऑफिशियल होता है। और जो विलेज हेडमैन है जिसको हम लंबरदार कहते हैं, ये एक विलेज ऑफिसर होता है बेसिकली। अगर हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ें तो उसका सेक्शन 4 सब सेक्शन 27 बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इसको वैसे कंफर्म कर लीजिएगा। तो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है उसका सेक्शन 4, उसमें डेफिनेशंस है, उसमें आगे आई थिंक 427 है, लेकिन इसको वेरीफाई कीजिएगा। उसमें विलेज ऑफिसर की डेफिनेशन दी हुई है, और विलेज ऑफिसर की डेफिनेशन में लंबरदार भी शामिल होता है, टप्पेदार भी शामिल होता है, पटवारी भी शामिल होता है, उसमें अरबाब भी शामिल होता है, उसमें रईस रईस भी शामिल होता है। तो ये लंबरदार कौन होता है? ये एक विलेज का हेडमैन होता है, जिसके पास वो पूरे विलेज की, हेडमैन इसलिए कहा जाता है कि उस विलेज के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि विलेज ऑफिसर जितने भी होते हैं पटवारी, उनको वो हेड करता है, उनको उनका एक नुमाया ऑफिसर होता है। तो ये बड़ा सादा
किसी जमींदार फैमिली से लिया जाता है। और लंबरदारों का जो जो लंबरदारी का सिस्टम है वो अमूमन विरासती चलता आ रहा है कि एक खानदान जो एक गांव का सबसे बड़ा खानदान होता है, चाहे चौधरी हैं वो या जो पठान है, चाहे वो अवान है, जो मजबूत जमींदार तबका होता है, उन्हीं में से किसी एक उनके किसी एक फर्द को विलेज हेडमैन यानी लंबरदार तैनात किया जाता है। इसी तरह एक टर्म है खेवट। एक आ, एक एरिया के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक महाल के अंदर, एक आप कह सकते हैं कि डिमार्केटेड जो एरिया है उसके अंदर जितने भी लैंड ओनर्स होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? खिवट। और अगर किसी एरिया के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, किसी महाल के अंदर जितने भी टेनेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसको खतौनी कहते हैं। यानी लिस्ट ऑफ लैंड ओनर्स उसको हम कहते हैं खेवट, और लिस्ट ऑफ टेनेंट्स उनको हम क्या कहते हैं? खतौनी। तो ये भी आपको समझ आ गई। यानी कि जितने भी लैंड ओनर्स होंगे उनकी जो होल्डिंग्स होंगी, उनकी उनके पास कौन कौन सी ज़मीनें हैं उसकी जो लिस्ट होती है उसको हम खेवट में दर्ज करते हैं। और जो खतूनी होती है वो एक एरिया, एक एस्टेट और एक महाल के अंदर जितने भी टेनेंट्स होते हैं उनकी जो होल्डिंग्स होती हैं उसका जो रिकॉर्ड या लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? खतूनी। इसी तरह एक टर्म है परगाना। ये एक स्टेट्स का ग्रुप होता है। जैसे मैंने बताया कि एक स्टेट क्या है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बता देता है कि ये डिमार्केटेड जो लैंड है ये एक स्टेट है, उसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, उसकी अपनी आप कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू असेसमेंट होती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली जनरल रूल या स्पेशल रूल के जरिए उसको डिक्लेयर करता है कि ये स्टेट है। तो ग्रुप ऑफ स्टेट जो कि बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट या एक तहसील की एक सब डिवीजन बनाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट की, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट सब डिवीजन्स होती हैं। सब डिवीजन एक तहसील भी हो सकती है, एक से ज्यादा तहसील भी हो सकती हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट की जो सब डिवीजन्स होती हैं उसमें डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। वो जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं जब वो ग्रुप की शक्ल में इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? परगाना। इसी तरह एक टर्म है खरीफ और रबी। अभी आजकल का जो मौसम है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप जानते हैं कि अभी ये अप्रैल है, आज अप्रैल की 17 तारीख है। तो ये जो मार्च अप्रैल के महीने में जो फसलें, हार्वेस्टिंग का सीजन हो रहा है, आजकल आपको पता है गंदम की कटाई हो रही है, चनों की अब कटाई का सीजन शुरू हो गया है। तो मार्च अप्रैल में जिन फसलों की कटाई हो रही होती है, यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में जिन फसलों की कटाई हो रही होती है, चाहे वो कोई भी फसल है, आप अपने दाएं बाएं देखें कि गंदम की कटाई हो रही है, चने की कटाई का मौसम हो गया है, अब कनोला अब उसकी कटाई का मौसम हो गया है। कटाई से मुराद है हार्वेस्टिंग का सीजन। तो जो फसलें मार्च अप्रैल के मंथ में उनकी हार्वेस्टिंग हो रही होती है उनको रबी फसलें कहते हैं। अब साफ ज़ाहिर है जो फसलें अब मार्च अप्रैल में काटी जा रही हैं या हार्वेस्ट हो रही हैं वो कब काश्त की गई थी? सितंबर अक्टूबर में। तो सितंबर अक्टूबर में जो काश्त हो और उनकी मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग हो उनको रबी फसलें कहते हैं, जिसमें गंदम है, चना है, उसमें कनोला है। इसके बरक्स वो अभी इसी मौसम में जब हम गंदम चना की हार्वेस्टिंग कर देंगे तो अभी कुछ फसलों की, यानी कि इसी महीने के बाद, अप्रैल के बाद या अप्रैल के मंथ में कुछ फसलों की बिजाई शुरू हो जाएगी। तो जो फसलें अप्रैल के मंथ में या मई के मंथ में, मार्च अप्रैल या मई कह लें, मार्च अप्रैल मई में जिनकी काश्त होती है और वो जाके अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर में जाके उनकी हार्वेस्टिंग होती है, उनको खरीफ फसलें कहते हैं। उसमें आप जो लोग देहात में जान रहते हैं उनको पता है कि वो कौन सी फसलें हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें तो इसके हवाले से पूछा जा सकता है कि ये एक्ट जो है ये कब ड्राफ्ट हुआ या ये कब पास हुआ? तो ये 7 दिसंबर 1967, दिसंबर की 7 तारीख थी, 1967, 1967। इसी तरह अगर हम देखें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, नायब तहसीलदार या तहसीलदार के इंटरव्यू में, कि इसके नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, तो 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें 15 चैप्टर हैं। और उसमें अगर पूछा जाए कि चैप्टर 1 किस चीज को डील करता है, उसका नाम क्या है, तो चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी चैप्टर है, उसमें 4 सेक्शन है। और उसका जो चैप्टर 4 है, सॉरी, जो उसके 4 सेक्शंस हैं, और सेक्शन जो 4 है उसमें बेसिकली डेफिनेशंस दी गई हैं कि एस्टेट क्या है और इस तरह जो लैंड खुद क्या है, और इस तरह के सारे मामला उसमें डिस्कस किए गए हैं। और अगर हम देखें चैप्टर 2 के अंदर 5 और 6 ये 2 सेक्शंस हैं। और चैप्टर 2 का नाम क्या है? डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। एक प्रोविंस पंजाब जो है उसकी डिफरेंट डिविजन्स हैं, जैसे 10-11 डिविजन्स हैं, और फिर हर डिवीजन को आगे डिवाइड किया गया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और हर डिस्ट्रिक्ट को आगे डिवाइड किया गया डिफरेंट सब डिवीजन के अंदर या तहसीलों के अंदर। तो ये जो 5 और 6 2 सेक्शंस हैं ये चैप्टर नंबर 2 में आते हैं, और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 किस चीज के बारे में है? तो चैप्टर 3 किस चीज को डील करता है? तो चैप्टर 3 डील करता है अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं पटवारी से लेकर एसी ग्रेड 2, एसी ग्रेड 1, फिर आप कह सकते हैं कि
डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, और आगे ऊपर सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये जो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और इनकी पावर्स क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 में डील की जाती हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, उसमें सेक्शंस कौन से आ जाते हैं? सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 18 तक। सेक्शन 7 में वैसे रेवेन्यू ऑफिसर की क्लासेस दी गई हैं कि सबसे टॉप पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू जिसको हम कमिश्नर कहते हैं, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर जिसको हम डिप्टी डीसी भी कहते हैं, वो बेसिकली वो कलेक्टर होता है, उसके नीचे AC 1 और AC 2 होता है। ये 5 क्लासेस डिफाइन की गई हैं। तो ये सेक्शन 7 के अंदर है। सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 18 तक, अगर हम वैसे बात करें सेक्शन 17, तो उसमें रेवेन्यू ऑफिसर के फंक्शन दिए गए हैं। तो सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 18 तक ये जितने भी सेक्शंस हैं, ये चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, जो जो कि बेसिकली डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में या तहसीलदार के इंटरव्यू में कि चैप्टर नंबर 4 जो है, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वो किस चीज को डील करता है, तो आपने बताना है कि ये प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर को डील करता है, कि रेवेन्यू ऑफिसर किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट करते हैं या कलेक्शन करते हैं या लैंड रेवेन्यू इंपोज करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 है और ये डील करता है सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 35 तक। इसमें यह है कि कौन सा लैंड रेवेन्यू ऑफिसर किसका मतहत है, जो रेवेन्यू जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो कहाँ बैठते हैं, वो अगर कोई छुट्टी के वक्त भी, छुट्टी के दिन भी अगर कोई असेसमेंट करते हैं या कोई फैसला सुनाते हैं, क्या वो वैलिड होगा कि नहीं, वो उनकी सिटिंग कहाँ पे होगी, वो समन कैसे इशू करेंगे, वो ऑर्डर या नोटिस कैसे इशू करेंगे, और जो मोड ऑफ समन होगा वो क्या होगा। ये सारी जो चीजें हैं रेवेन्यू का, जो प्रोसीजर है रेवेन्यू ऑफिसर का, ये डील किया जाता है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के चैप्टर नंबर 4 में, जो सेक्शन 19 से लेकर 35 तक जाता है। और इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है नायब तहसीलदार और तहसीलदार के इंटरव्यू में कि जो चैप्टर नंबर 5 है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वो किस चीज को डील करता है, तो वो आपने बताना है कि चैप्टर 5 जो है वो विलेज ऑफिसर्स को डील करता है। और इसमें क्या है, सेक्शन 36, 37 और सेक्शन 38। सेक्शन 36 के अंदर वैसे रूल्स बनाए जाते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होगी विलेज ऑफिसर्स की, और सेक्शन 37 के अंदर बेसिकली उनकी रेमुनरेशन जो है, जो अमूमन 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू से ज़्यादा नहीं होती, वो उसको हम कह सकते हैं उनकी रेमुनरेशन होती है विलेज ऑफिसर की, वो सेक्शन 37 है। और सेक्शन 38 में कहा जाता है कि उनकी जो रेमुनरेशन जो है, उसकी असाइनमेंट या उसकी अटैचमेंट नहीं हो सकती, रिस्ट्रिक्शन टू अटैचमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ विलेज ऑफिसर्स रेम्यूनरेशन। तो ये सेक्शन 36, 37 और 38, ये 3 सेक्शन है, ये बेसिकली 37, 36, 37, 38 सेक्शन जो है, ये चैप्टर नंबर 5 में आते हैं, जो बेसिकली विलेज ऑफिसर को डील करता है। और आपसे पूछा जा सकता है नायब तहसीलदार और तहसीलदार के इंटरव्यू में कि जो चैप्टर 6 है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, वो किस चीज को डील करता है, तो आपने बताना है कि चैप्टर नंबर 6 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वो रिकॉर्ड्स को डील करता है। उसमें रिकॉर्ड्स मेंशन किए गए हैं, और उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, उसमें बेसिकली सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 55 तक। 39 क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसको मिसले हकीयत कहते हैं, जिसमें 10 कॉलम्स होते हैं। मिसले हकीयत को परमानेंट रिकॉर्ड भी कहते हैं, और उसमें बेसिकली आप कह सकते हैं वो 2 मौकों में बनाया जाता है, कंसोलिडेशन के वक्त या सेटलमेंट के वक्त, यानी बंदोबस्त के वक्त या इस्तेमाल के वक्त। और मिसले हकीयत, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 39 से है। तो 39 से जो चैप्टर शुरू हो रहा है और वो जा रहा है 55 सेक्शन तक, 39 से लेकर 55 सेक्शन तक, ये चैप्टर नंबर 6 है और ये रिकॉर्ड्स को डील करता है। 39 में हो गया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, और 40 में हो गया पीरियडिकल रिकॉर्ड। पीरियडिकल रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, जमाबंदी, और वो बेसिकली 4 साल बाद बनाया जाता है अमूमन। तो 39 में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, और चैप्टर नंबर 6 सेक्शन 39 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मिसले हकीकत, जिसके 10 कॉलम्स होते हैं, और वो कंसोलिडेशन या सेटलमेंट के वक्त बनाया जाता है, और उसको मिसले हकीकत कहा जाता है, वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है। और ये भी चैप्टर नंबर 6 में है 39। और सेक्शन 40 जो है वो पीरियडिकल रिकॉर्ड होता है, जिसको हम 4 साल भी कहते हैं, उसकी जमाबंदी भी हमें कहते हैं, और वो 4 साल बाद रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर हम बात करें कि चैप्टर नंबर 6 अगर आपसे पूछा जाता है वो किस चीज को डील करता है, तो आपने बताना है कि 1967 का, 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसका सेक्शन 6 जो है वो रिकॉर्ड्स को डील करता है। तो ये 39 से स्टार्ट होगा और ये 55 तक जाता है। और 55 के अंदर क्या होता है, 55 के अंदर ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना सकता है, रूल मेकिंग कर सकता है, किस हवाले से, ये जो लैंड रेवेन्यू के जितने भी मामला आते हैं उसके हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ लैंड रेवेन्यू के हवाले से कुछ टर्म्स मैंने डिस्कस की, और मैंने आपको
लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के हवाले से बताया कि इसके जो पहले 6 चैप्टर्स हैं वो किन किन चीज़ों को जनरली डील करते हैं। तो ये नायब तहसीलदार और तहसीलदार के इंटरव्यू के लिए मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर इसी तरह के लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इमरान खान को फॉलो कीजिए, ताकि आप नायब तहसीलदार और तहसीलदार के इंटरव्यू की तैयारी बर वक्त कर सकें और आपको आइडिया हो कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार के इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब आप कैसे देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है तो इसके हवाले से जो फीडबैक है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख के दे सकते हैं, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो नायब तहसीलदार या तहसीलदार के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी आने वाली वीडियो में लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के हवाले से और रेवेन्यू मामलात के हवाले से जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट जो टर्म्स हैं, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन में एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल इंग्लिश विद इमरान खान को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।